हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घरों पर बिल्कुल सेफ़ होंगे। अब बेटा, जैसे आप सब ने बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है कि मैम बीएसटी किस तरह से याद करें, ये याद ही नहीं होती है, बहुत हार्ड सब्जेक्ट है। तो बेटा बीएसटी जो है आपका बिजनेस स्टडी, वो याद करने का सब्जेक्ट नहीं है, ये सिर्फ समझने का सब्जेक्ट है। अगर आपको ये समझ आ जाए ना, तो इससे ज़्यादा आसान और कोई सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन अगर ये समझ ना आए तो इसे रटा बिल्कुल नहीं जा सकता, ठीक है। जैसे आप कहते हैं कि मैम दो तरह के हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन और केस स्टडी। डायरेक्ट क्वेश्चनों में मैम कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उन्हें तो हम बहुत इजीली बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। सारी दिक्कत ही कहाँ पर जाकर अटक जाती है, केस स्टडी पर। तो बेटा केस स्टडी सॉल्व करने के लिए जो तरीका है वो है आपके अपने कॉन्सेप्ट पर आपकी पकड़। आपको टॉपिक कितने अच्छे से समझा हुआ है, आपने उसे कितने अच्छे से समझा हुआ है, इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आप केस स्टडी को सॉल्व कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। और आपके इसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए लेकर आ रहे हैं बिजनेस स्टडी सीरीज़, जिसमें आपको पूरी बीएसटी आसान सी लैंग्वेज में आपको समझाई जाएगी। और सबसे पहले आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्या है हमारा, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये हमारा चैप्टर फर्स्ट है। फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे हम अपने सीरीज़ को और आगे आगे इसे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम आज अपना पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। किस तरह से हम मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट या मैनेजमेंट को बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं, ये कितना आसान है, कितना हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। इसे जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और चलो भाई, अपने टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए फटाफट से अपनी अपनी पेंसिल और नोटबुक निकाल लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट है हमारे लिए कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट अगर बात करें या फिर इसकी डेफिनेशन की बात करें, तो इसकी डेफिनेशन में 3 मेन पॉइंट्स हमारे पास ज़रूर आते हैं, जिनके बारे में हमें पता होना ज़रूरी है। सबसे पहला है आपके पास प्रोसेस, सेकेंड है आपके पास इफेक्टिवनेस एंड थर्ड इज़ एफिशिएंसी। तो पहले इन तीनों पॉइंट्स को जानते हैं कि प्रोसेस क्या होता है, इफेक्टिवनेस क्या होता है और एफिशिएंसी क्या होती है। एक्चुअली प्रोसेस बच्चे ज़्यादातर पता कर लेते हैं, क्योंकि उनको ये अच्छे से, इतनी बीएसटी में सारे चैप्टर्स के नाम हैं तो वो इजीली याद हो जाते हैं। कन्फ्यूज़न जो होती है वो कहाँ होती है, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के अंदर होती है, कि इसमें कई बार हम एफिशिएंसी को इफेक्टिवनेस की तरह ट्रीट कर देते हैं, तो कई बार एफिशिएंसी को इफेक्टिवनेस की तरह। ओके, तो चलिए एक बार इनको ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले बात हो रही है प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या होता है, प्रोसेस का मतलब होता है किसी भी काम को सीक्वेंस में करना, 1 बाय 1 करना, स्टेप बाय स्टेप करना, ठीक है। तो जब आपको जो काम है वो सीक्वेंस में ही करना है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोसेस। आप उस प्रोसेस को चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई आप में से किसी एक पर्सन को खाना बनाना है, तो खाना बनाने का एक प्रोसेस होता है भाई, ठीक है। पहले आप पैन लेंगे, फिर उसको गैस पे रखेंगे, उसके बाद फिर उसमें आप अपने ऑयल और अपने स्पाइसेस वगैरह ऐड करके एक प्रोसेस के ज़रिए आप अपना खाना तैयार करेंगे। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि पहले आप सारे स्पाइसेस वगैरह सब मिला लें और उसके बाद फिर उसको पैन को गर्म करने के लिए रख दें? ऐसा नहीं हो सकता। काम जो है वो तरीके से ही होगा, 1 बाय 1 ही होगा, स्टेप बाय स्टेप ही होना ज़रूरी है, अदरवाइज उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो सेम उसी तरीके से हमारे पास क्या है, प्रोसेस। जब हम मैनेजमेंट में करते हैं तो किसी भी काम को करने से पहले, ना सिर्फ मैनेजमेंट, मैंने बताया कि मैनेजमेंट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके सिर्फ ऑफिसेज में काम आती है, बिल्कुल भी नहीं, ये आपके घरों पे भी काम करती है, हमारे डेली लाइफ में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। कोई भी काम करने से पहले अगर हम सोचते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, प्लानिंग। थिंक बिफोर डू, कि हमें क्या करना है, आगे हमें क्या करना है, कैसे करना है, वो क्या कहलाएगा, प्लानिंग। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि आपने जो प्लान तैयार करा है ना, आप उसको एक आउटलुक देना चाहते हैं कि भाई ये प्लान है तो ये इस तरीके से काम कर सकता है, उसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। यानी कि एक तरह से एक स्ट्रक्चर तैयार करके दे देना कि भाई यहाँ पर इस तरह से ये काम किया जाएगा। नेक्स्ट आता है स्टाफिंग, राइट पर्सन राइट प्लेस। सबसे बड़ी बात है कि जैसे अगर मैं ये कहूँ कि भाई एक कंप्यूटर का पर्सन है, उसे कंप्यूटर की बहुत अच्छी नॉलेज है, और अगर आप उसे मैकेनिकल में डाल देंगे, ठीक है, तो वो वहाँ पर काम नहीं कर पाएगा। अब अगर मान लीजिए क्रिकेटर को अगर ये कह दिया जाए कि भाई जाके फुटबॉल का मैच खेलो, तो उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो राइट पर्सन एट अ राइट प्लेस, स्टाफिंग, ठीक है। जहाँ पर जिस पर्सन को जो काम आता है उसको वही काम दीजिए, तभी वो उसमें अपना 100% दे पाएगा, अदरवाइज वो उसमें अपना 100% नहीं दे पाएगा। नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग। आपने पर्सन को अपॉइंट तो कर लिया, आपने उस पर्सन कह दिया हाँ भाई ठीक है, आप हमारे काम के लिए सही हो, आप यहाँ पर काम कर सकते हो।
अब उसे काम बताना कि भाई आपको इस काम के लिए रखा गया है, ये काम आपको करना है, वो क्या कहलाएगा? डायरेक्टिंग। किसी को ऑर्डर देना, किसी को डायरेक्शन प्रोवाइड कराना। लास्ट एंड मेन स्टेप इज कंट्रोलिंग। काम आपने पर्सन रख लिया, उसको काम पकड़ा दिया तो आपका काम खत्म नहीं होता है, आपका काम अभी भी कंटिन्यूसली बना हुआ है, आपको उसके काम पर नजर रखनी है। कहीं ऐसा तो नहीं है ज़्यादा ओवर स्मार्ट बन रहा हो, ठीक है, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई सिर्फ दिखा ही रहा है, काम कर कुछ भी नहीं रहा है। तो आपने जो उसे टारगेट दिया है वो उस काम को सही तरीके से कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, इस जानकारी के लिए हमें क्या चाहिए होता है? कंट्रोलिंग। ओके, तो प्रोसेस, जब हम इस काम को पूरे एक सीक्वेंस में करते हैं उसे क्या कहते हैं? अपना प्रोसेस। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है काम का टाइम पर पूरा होना। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपके स्कूल में आप सबने प्रोजेक्ट फाइल बनाई होंगी, ओके, जो 12th में है, मतलब जिनका भी एग्ज़ाम होने वाला है वो बना चुके होंगे, और बाकी जैसे 11th में भी बनती हैं, 12th में भी बनती हैं, तो आपको फाइल बनाने के लिए एक टाइम दिया जाता है। जैसे मान लीजिए हमने टाइम दे दिया भाई आपको 1 डेट तक, अब फर्स्ट आप कोई भी लगा लीजिए, चलिए मैं जुलाई लगा देती हूँ, ओके। मान लीजिए आपको 1 जुलाई तक अपनी फाइल को सबमिट करना था, और अगर आप इस फाइल को 1 जुलाई तक सबमिट कर देते हैं, मीन्स क्या हुआ? आप इफेक्टिवनेस हुए, आपने काम को पूरा कर दिया, विद इन टाइम आपने उस काम को पूरा कर दिया। अब बारी आती है एफिशिएंसी की। मान लीजिए 5 बच्चों को काम दिया था, 5 बच्चों ने 1 जुलाई को फाइल सबमिट कर दी। अब बारी आई किसकी? एफिशिएंसी की, एट अ लो कॉस्ट, यानी कि जहाँ पर आपने कम कीमत पर काम को करा है। अब भाई आप 5 बच्चे अलग अलग हिसाब से फाइल बनाओगे, किसी एक ने भी सोचा होगा छोड़ना यार ऐसे बना के दे देते हैं, तो बात किसकी आई? कॉस्ट की आई। किसी एक बच्चे ने हो सकता है उसी फाइल पर 200 रुपीज़ खर्च करे हों, दूसरे ने हो सकता है 250 करे हों, एक शायद कोई ज़्यादा महान हो उसने 800 तक खर्च कर दी हो, तो अलग अलग प्राइस। तो जिसने ज़्यादा खर्च करे हैं ऑब्वियसली बात है वो क्या है? एफिशिएंसी नहीं है, यानी कि कम कॉस्ट पर सेम काम, भाई हमारा काम पूरा भी हो गया, अच्छा भी हो गया, तो वो क्या कहलाएगा हमारे लिए? हमारी एफिशिएंसी एट अ लो कॉस्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने प्रोसेस जाना, इफेक्टिवनेस जाना और अपनी एफिशिएंसी जाना, लेकिन तीनों में अगर हम बात करें तो प्रोसेस क्योंकि आपका इजी पड़ता है, दिक्कत कहाँ आती है? इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में। अब इफेक्टिवनेस हमने पढ़ लिया, इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है? एट टाइम, यानी कि आप काम को टाइम पर पूरा कर रहे हैं, और एफिशिएंसी का मतलब आप उसे कम कीमत पर, एट अ लो कॉस्ट पर आप अपने काम को पूरा कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए दोनों जो हैं, ज़रूरी नहीं कि एक पर्सन ही दोनों ही काम कर ले, ठीक है भाई। कहाँ बिजनेस में कहाँ पर हमारे लिए इफेक्टिवनेस ज़रूरी है और कहाँ पर हमारे लिए एफिशिएंसी ज़रूरी है, ये दोनों बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए। एक्चुअल में इन दोनों का वर्सेस भी होता है कि ये दोनों एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंस हैं, इन दोनों को हम किस तरह से एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। एक मीनिंग के अकॉर्डिंग तो हम इसको अच्छे से जान चुके हैं कि इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है? काम को टाइम पर पूरा करके देना, विद इन टाइम अगर आप किसी काम को पूरा करके दे देते हैं तो उसे हम कहते हैं अपनी इफेक्टिवनेस। इन सेकेंड केस एफिशिएंसी, कि अगर हमने कोई काम भी पूरा करा है और हमने काम को कम कॉस्ट पे पूरा करा है तो उसे हम क्या कहेंगे? अपनी एफिशिएंसी। ध्यान रखिए अगर इसमें एट लो कॉस्ट आता है तो इसमें टाइम भी इंक्लूड होगा, ओके, टाइम भी आ जाएगा कि काम आपको टाइम पर भी पूरा करना है। ऐसा नहीं है कि आपने कीमत कम कर दी तो आप जब आपका मन करे आप उसे डिले करते रहेंगे, लास्ट तक आप अपने काम को करते रहेंगे, बिल्कुल नहीं। इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि अगर एफिशिएंसी माननी है तो एफिशिएंसी कब मानी जाएगी? कम कॉस्ट पर और साथ ही साथ में टाइम पर। इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं किसी फर्म ने 2 सेल्समैन को अपॉइंट करा, ठीक है, एक पर्सन ए और दूसरा पर्सन बी। हालांकि कॉमर्स वाले ए और बी को काफ़ी अच्छी तरह जानते हैं, उन्हें पता है कि पूरी अकाउंट्स में और ज़्यादातर उनके पूरी कॉमर्स लाइन में सिर्फ ये ए और बी और एक्स और वाई यही चलते आ रहे हैं, पता नहीं इनके नेम कब बनेंगे, ओके। तो एक है हमारे पास ए और दूसरा है हमारे पास बी। हमने दोनों को, फर्म ने टारगेट दिया था कि आपको 1000 यूनिट क्या करनी है? सेल करनी है, ठीक है। ये आपने इनको टारगेट दे दिया कि 1000 यूनिट आपको सेल करनी है, और साथ में आपने टाइम ड्यूरेशन दे दी कि मान लेते हैं भाई 15 डेज़ का टारगेट दे दिया आपने कि 15 डेज़ में आपने अपने इस टास्क को पूरा करना है। अब ए ने भी काम पूरा कर लिया, बी ने भी पूरा कर लिया, ठीक है। ए ने काम पूरा करा, लेकिन काम पूरा करने में जो उसकी कॉस्ट आई वो कितनी आई? मान लेते हैं 2000 रुपीज़ की इसके पास कॉस्ट आई। सेम उसी तरह से बी ने पूरा करा है और बी ने केवल 1000 कॉस्ट में ही ये काम पूरा कर दिया। तो ए और बी दोनों क्या हुए? इफेक्टिवनेस तो हुए, ठीक है, लेकिन बी क्या है? बी में एफिशिएंसी ज़्यादा है, बी में काम करने की काबिलियत ज़्यादा है, वो और अच्छे तरीके से उसने कम कॉस्ट पर हमारे सेम काम को पूरा कर दिया, ओके। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको आपका आज का टॉपिक समझ आ गया होगा,
और मेरे हिसाब से काफ़ी इजी रहा होगा आपको समझने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।